बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उर्दू के लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो जाए, है ना। नमस्कार, नमस्कार करते हैं आप लोग? यस, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। जो चुपचाप बैठे हो कैसे? समस्या चुपचाप बैठे रहने वाले लोगों की ज्यादा होती है। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी चुप है तो समस्या कम होने वाली की बढ़ने वाली है ना। चुपचाप रहने वालों का जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चुपचाप रहने वाले खुद के जीवन में तो समस्या लाते हैं, दूसरे के जीवन में भी लाते हैं। इसलिए दुनिया के हर विद्वान ने कहा है कीप कम्युनिकेटिंग प्लीज, बातचीत जारी रखिए। आज एक बहुत अच्छा आंकड़ा बताता हूं आपको, बहुत मजा आएगा। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं पूरी दुनिया में। कमली बजाने लायक है, बजा सकते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं, और पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पति पत्नी के झगड़े सबसे ज्यादा होते हैं। अब कितना अजीबोगरीब देखिए है सिस्टम कि यहाँ पर तलाक क्यों नहीं होते। रिसर्च जब किया गया तो पता चला कि यहाँ के पति पत्नी अपना नेशनल राइट समझकर झगड़ा करते हैं और रोज झगड़ा करते करते शाम को सीज फायर कर देते हैं और फिर बातचीत चालू कर देते हैं और फिर सुबह फिर झगड़ा चालू कर देते हैं। इस सारी चीज में एक ही खास बात है कि वो बातचीत बंद नहीं करते, इसलिए तलाक नहीं। अब यूरोप में झगड़े कम होते हैं लेकिन तलाक ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे बच्चे हैं, झगड़ा करके एक दूसरे से रूठ जाते हैं और फिर अलग अलग रूम में जाके सो जाते हैं। और जब हम अलग हो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं ना, तो सोचना शुरू कर देते हैं। और सोचने की कोई सीमा नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। और जब सोचना की कल्पना करते हो ना तो फिर तलाक तक बात पहुंच जाती है। मैंने अभी आपसे पूछा आप कैसे हैं, आप चुप बैठे हैं, तो आपने मुझे मौका दे दिया कि तू कुछ भी सोच ले, और मैंने अभी आपके बारे में सोचना चालू कर दिया। बताऊं क्या? जो चुप है उनके बारे में मैं सोच रहा हूं। बताऊं क्या क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूँ शायद सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मेरे को सोचने में कोई पाबंदी है क्या बताओ? इसलिए भगवान कसम, अल्लाह कसम, अगर तुम जवाब नहीं दोगे उल्टा पुल्टा सोचो, फिर सोच सोच के स्टेज से भी बताऊंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप मेरे हर चीज का जवाब देंगे। देंगे आप? धन्यवाद। 45 मिनट में आपसे बात करूंगा, 45 मिनट हम लगातार बातचीत करेंगे और जिंदा आदमियों की तरह बात करेंगे। ये 45 मिनट तो बीत ही जाएंगे, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाए। ये जो आगे वाला 45 मिनट है ना, कोई रोक नहीं सकता और इसे वापस कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप करोड़पति भी बन जाए ना, अरबपति भी बन जाए, दुनिया के बादशाह भी बन जाए ना, तो ये 45 मिनट को वापस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं ला पाए। ला सकते हैं कोई तरीका? तो जो 45 मिनट जो कभी आएगा ही नहीं, तो उसे जी लेना चाहिए कि काट लेना चाहिए? जी लेना। थोड़ा तेज बोलिए, मुझे कम सुनाई। जी लेना चाहिए। अच्छा, जी लेना चाहिए, ऐसे बोल रहे ना। तो ये 45 मिनट को जिएंगे कब? जब हम आपस में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे आपस में ना। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझे जवाब देंगे, आप जो पूछना चाहते हैं मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो निश्चित रूप से इस सिस्टम में आप आए कि नहीं आए, आरसीएम आप करें कि नहीं करें, इस अभियान में आप शामिल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 45 मिनट में हम दोनों एक दूसरे का ज्ञान, एक दूसरे का नॉलेज बढ़ा कर जाएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं आपको? yes. तो आरसीएम को थोड़ा साइड में रख देते हैं। वादा कर लीजिए मेरे से कि 45 मिनट तक मेरे से बात करेंगे आप। yes. अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं हाथ कर? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हंस रहे, क्या ये भी क्या प्रश्न पूछा? पहला ही प्रश्न ये आपने हाथ खड़ा किया, वो बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों ने जब मैंने उनसे पूछा था ना कितने लोग जिंदा है, वो इधर उधर देख रहे, कहाँ जिंदा? अरे खुद जिंदा है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो ना यार, पूरा जिंदा आदमी की तरह, और एक बार बोलो यस। जिंदा आदमी की तरह रिएक्ट करना है। अंग्रेजी की कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। अगर आपका चेहरा सुबह सुबह रोता हुआ नजर आता है तो भगवान कसम, दुनिया तो बहुत बात की बात है, आपकी बीवी भी आपके पास नहीं आई। समझो मेरी बात? इसलिए चेहरे पर थोड़ी मुस्कान रखिए, खिलखिलाहट रखिए, खुश रहिए, तो दुनिया को आकर्षित करेंगे आप, दुनिया आपके नजदीक आएगी, बाकी कोई नहीं आएगा। क्या सुबह सुबह किसी ऐसे आदमी से आप मिलना पसंद करते हैं जो पूरे दिन भर रोता रहता है?
तो कहीं वो आप ही तो नहीं है। ये भी सोचते रहना चाहिए बार बार कि कहीं हमारे पूरे मोहल्ले में हमारा नाम तो नहीं चल रहा है पेपर में कि ये आदमी मनुष्य है, कभी हंसता नहीं मुस्कुराता नहीं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये 45 मिनट बीत जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। भीलवाड़ा आपके कुपवाड़ा के पास, तो ताली बजाओ यार, बहुत दूर से आया हूँ। राजस्थान से, राजस्थान से आया हूँ, लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर हो गया यहाँ से। 1973 में मेरा जन्म हुआ था भीलवाड़ा में, और मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर मैं बड़ा हैरान था, मेरे वो कॉन्फिडेंस डगमगा गया जब मुझे यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं, कोई कह रहा मैं प्रोफेसर हूँ, कोई कह रहा मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। यार ये कितने भारी भारी महान महान व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, सलूट करता हूँ, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, आई एम सिंपल बीकॉम किया, और वो भी बिना पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखाई नहीं की। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं बीकॉम हो गया। तो फिर भी यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि मेरे अपलाइन मुझे बहुत अच्छे मिले। दुनिया के सबसे महान अपलाइनों में से एक मेरी अपलाइन, उन्होंने मुझे पहले दिन बता दिया कि सीखने के लिए किसी गुरु का होना जरूरी नहीं है, सीखने के लिए कॉमन सेंस होना जरूरी है। सीखने के लिए क्या जरूरी है? कॉमन सेंस। क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना, अगर ये ज्ञान आपको है ना, तो फिर दुनिया में कोई भी सिखाएगा। घटना सिखाएगी, परिस्थिति सिखाएगी, इंसान सिखाएगा, प्रकृति सिखाएगी, जानवर सिखाएगा, समय सिखाएगा, हर चीज तुम्हें सिखाएगी। लेकिन तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। अभी वंदे भारत ट्रेन चली और हमें फ्लाइट का टिकट पहले से बुक था, लेकिन जब पता चला कि यार ये टिकट खाली है और अभी चिनाब ब्रिज बना उसे देखना है, तो हम ट्रेन से आ गए। ट्रेन से आ गए, 11:08 का समय था, एकदम राइट टाइम पे ट्रेन आई और जावेद सर हमें लेने के लिए आए स्टेशन पर। जावेद सर ने स्टेशन पर हमें बिठाया अपनी कार में, और जो ही हम सिटी के अंदर घुसे, एक अजीबोगरीब वाकया मैंने देखा। वो वाकया क्या था, एक आदमी दिन में फुल दारू पी के घूम रहा, फुल, वो इधर घूम रहा उधर घूम रहा। मुझे लगा जावेद सर की गाड़ी पे गिरेगा, निश्चित रूप से डेंट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पास में एक बड़ा नाला था, उसमें जाके गिरा, आवाज आई छपा। तभी हमने जावेद सर को बोला गाड़ी रोको, गुरुजी मिल गए। क्या बोला? उन्होंने कहा कहाँ गुरुजी? मैंने कहा वो नाली में बैठे हुए, आज से हमारे गुरुजी। वो कहा आगे कुछ पूछने वाले थे, मैंने कहा पहले मैं गुरुजी से मिलके आता हूँ, आपकी बातों का बाद में जवाब दूंगा। मैं गुरुजी के पास गया, निकालने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। गुरुजी को नाले में पड़े पड़े ही सलूट किया, सलाम किया, और गुरुजी को कहा गुरुजी आज आपने हमें एक चीज, एक चैप्टर समझा दिया है, डेमो करके भी बता दिया है कि तू पिएगा तो तेरा भी यही हाल है। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, और नहीं सीखने की कसम खा लो ना, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। तैयार है सीखने के लिए? तो कौन कौन सीखेगा, है ना? तो मेरा भी हाथ खड़ा है, मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से सीखेंगे। सब एक दूसरे के गुरु हैं। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, खाना बनाने की कला में निपुण है। अगर खाना बनाना सीखना है तो आप मेरे गुरु हैं, और पैसा कमाना सीखना है तो मैं आपका गुरु हूँ। सब एक दूसरे के गुरु हैं। तुम भी गुरु, हम भी गुरु हो जाते हैं शुरू। कोई दिक्कत नहीं, चालू है। बात करें 1973 में अपने जन्म के बाद, अपनी इंटर एजुकेशन के बाद, एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस नो नो। अभी मैंने बात चालू नहीं की, अभी आपको चेक कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे कोई जलसे में आए हैं, हर जगह झंडाबाजी करना है। सोच समझ के यस करो। देखो आप एक्साइटेड है, जावेद सर आप एक्साइटेड है, बशीर सर आप एक्साइटेड है, मुझे पता आपकी टीम भी एक्साइटेड है, लेकिन आपसे ज्यादा एक्साइटेड है पटना वाले। आपसे ज्यादा एक्साइटेड पटना वाले। देखो आप तो आधा सुनकर यस कर रहे, पटना वाले बिना सुने ही यस कर रहे। मैंने कहा मेरा नाम यस यस यस, मैंने कहा बोलने तो यस, फाइनल यस। इतना यस कर रहे थे। मैंने कहा जब ये ज्यादा यस कर रहे हैं ना, तो अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने 2 वीडियोग्राफर जैसे भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर, ऐसे उनको स्टेज पे बुलाया। मैंने कहा वीडियो बनाना मैं यस करवा देता हूँ। मैंने बातों में घुमाया और अचानक पूछा तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? यो वीडियो बनवा लिया मैंने, सबूत भी आ गया। इसलिए भाई साहब सोच समझ कर यस करना। कभी कभी तलाक 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 भी बुलवा देता, बहुत सोच समझ कर यस करना, मतलब दिमाग लगाना। मैं पूछ क्या रहा हूं उसी का जवाब देना, जल्दबाजी में मत रहना। टाइम लगे तो लगेगा, लेकिन
सोच समझ के यस करना। तो परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। जब मैं 9 साल का था तो मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस सर्विसेज में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 250-250 रुपीज पेंशन आती थी। माताजी पापड़ और अचार बनाने की कला में बहुत निपुण थी, वो घरों घरों से ऑर्डर लेकर पापड़ और अचार की सप्लाई किया करती थी और हम सारे भाई बहनों का गुजारा चलता था। सारे भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और मैं सबसे छोटा था। मेरे से ऊपर सारे बड़े भाई बहन थे, सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। हमारे माँ बाप ने उनकी पूरी जिंदगी हमारे ऊपर कुर्बान कर दी कि किसी तरह सारे बच्चे ना काबिल निकल जाए। सब पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था। एक दिन हमारे माताजी पिताजी दोनों झगड़ा कर रहे थे। बधाई हो अगर आप भी झगड़ा करते हैं तो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और पति पत्नी का झगड़ा जारी रहना चाहिए। तुम्हारा पड़ोसी कितना भी आके तुम्हें रोके, तुम्हें रुकना नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर झगड़े में कोई कमी है तो तलवार खरीद के लाओ, लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात करो मेरे भाई। रूट का शो मत जाओ, है ना। बातचीत कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए। तो हमारे माताजी पिताजी दोनों झगड़ा कर रहे, तो पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे। डायलॉग क्या था? तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। अब मैं छोटा बच्चा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन बजट लाया है और किसने बिगाड़ दिया है, और बिगाड़ दिया तो लाए क्यों। ऐसे 50 तरह के प्रश्न आ गए, क्योंकि मुझे पता नहीं था बजट क्या है। लेकिन पिताजी से पूछने की मेरी ताकत नहीं थी कि बजट क्या होता है, क्योंकि पिताजी की हाइट 6 फुट 2 इंच और गुस्सा वाला स्वभाव, रिटायर्ड, वो भी डिफेंस सर्विसेज से। बात बात पर गुस्सा आता, ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन। जब भी हम उनसे बात करते थे तो 10 कदम दूर रहकर बात करते थे, क्योंकि किक तो वो चलते चलते मारते थे, इतने गुस्से वाले थे। तो पिताजी को पूछने की ताकत नहीं थी। तो हमने क्या, पड़ोसी से जाके पूछा कि ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है और आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो मैंने पूछा यार ये इनकम कहाँ से आती है, आमदनी कहाँ से आती है। उन्होंने कहा आमदनी के कई जरिए हैं, नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, खेती कर लो। तो मैं 6ठी क्लास में सोचने लगा यार मैं क्या करूं। नौकरी पे मुझे कोई रखेगा नहीं बच्चे को, और बिजनेस के लिए खेती के लिए जमीन चाहिए, वो मेरे पास थी नहीं, और बिजनेस एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा मेरे पास नहीं था। लेकिन अब क्या करें। लेकिन हमने सोच लिया तो सोच लिया। हमने जब सोच लिया कि बिजनेस क्या करें, तो हमने दिमाग लगाया कि पहले करें क्या, रिसर्च करें। तो कॉमन सेंस था हमारे पास। हमने ना बिजनेस का चयन किया, पतंग की दुकान लगाएंगे, काइट की दुकान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कॉमन सेंस था। 90% लोगों में कॉमन सेंस नहीं होता। दिमाग की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। उन्हें यही पता नहीं कि वो किस जगह पर रह रहे हैं, किस जगह पर है, किस स्थान पर है, किस परिस्थिति में है, किस पोजीशन में है, उसके आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। कभी आप यहां पर दिसंबर महीने में सर्दी पड़ती है बहुत भयंकर, और आप गर्मी के कपड़े यानी बिल्कुल कॉटन के बारीक कपड़ों की दुकान यहां लगा दे, थोड़ी चलेगी यार भाई। सर्दी के दिनों में तो सर्दी की दुकान चलेगी ना। कश्मीर में कपड़े की दुकान लगानी तो कश्मीर के कपड़े अलग तरह के होंगे। ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन 90% लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं। सब्जी मंडी में हीरे की दुकान लगा दो, चलेगी? या मर्सिडीज का शोरूम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे चलेगा? अरे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां चलती है। मेरे पास कॉमन सेंस था। कॉमन सेंस क्या था कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे थे, और वही मेरे फ्यूचर कस्टमर थे। और मैंने कहा ये पतंग पे ही पैसा खर्च करते हैं, जब ग्राहक ही पतंग वाले तो किसकी दुकान लगाएंगे? पतंग की दुकान लगाएंगे। अब पैसे नहीं थे और पिताजी से मांगने की ताकत नहीं थी। क्यों? याद रखना, जनरल नॉलेज का प्रश्न बार बार काम आएगा। पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो पिताजी से पैसे मांग नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, चॉकलेट खाना बंद कर दिया। 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे। हमने 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई। 1 रुपये 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, 1 रुपया 60 पैसा अपने बड़े भाई से उधार लिया, 3 रुपये 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई, और 3 महीने में डबल कर दिया पैसे। 6ठी क्लास में। वहां से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के सारे गुण समझ में आ गए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, नहीं अनुभव। आम आदमी क्या सोचते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा है ना। ज्ञान तो वक्त से पहले लिया जा सकता है, किताबों को वक्त से पहले पढ़ा जा सकता है, लेकिन अनुभव बिना बिताए नहीं मिलता। सर, अनुभव सबसे टॉप पर होता है। एक आदमी की मोटरसाइकिल बाइक खराब हो गई, वो अपने पड़ोस के मैकेनिक के पास गया, ठीक कर दे भाई। पड़ोस के मैकेनिक ने थोड़ी सी स्टार्ट करके देखी, आवाज सुनी,
लेटाई, अंदर से एक हथौड़ा लेकर आया और लेटी हुई मोटरसाइकिल पर इंजन के नीचे मिलाकर भारी और कॉन्फिडेंस से बोला खड़ा कर स्टार्ट हो जाएगी। जिसकी मोटरसाइकिल थी उसको बिलीव नहीं था, फिर भी लेकिन इतना अनुभवी आदमी कैसे उसकी बात को रोके, उसने गाड़ी को स्टार्ट की और किक मारी, सीधा एक ही बार में स्टॉप। उसे कुछ समझ नहीं आया कौन सी टेक्नोलॉजी है, एक हथौड़े से मोटरसाइकिल ठीक हो गई। उसे लगा कि इसने कुछ किया नहीं है, कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, हथौड़ा मारने से ठीक हो गई होगी। अब ये मिलने वाला भी है, पड़ोसी भी है, पैसा तो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी कर्सी के नाते फॉर्मेलिटीज कर देते हैं। ऊपर की जेब में हाथ रख के बोला कितने दूं, जबकि ऊपर की जेब में पैसे थे ही नहीं। कितने दूं? तो मैकेनिक ने कहा 1000। तुरंत उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। उसने कहा कैसे आदमी हो, पड़ोसी को लूट रहे हो, अरे एक हथौड़े का कोई 1000 देता है क्या? तो मैकेनिक ने जवाब दिया सर हथौड़े का कोई चार्ज नहीं है, हथौड़ा फ्री में है, तुम चाहो तो तुम्हारे सिर पर मरवा लो। हथौड़े का कोई चार्ज नहीं है। 25 साल के अनुभव से मैंने ये सीखा है कि कौन सी बीमारी पर कहां हथौड़ा मारा जाता है, उसका है 1000 रुपया, हथौड़े का 1000 नहीं। 90% लोग कहते हैं अरे आईफोन में क्या है, 1.5 लाख का आईफोन, ये इतनी सा, इसको चांदी का बनाए तो 1.5 लाख का नहीं होता। अरे उस चांदी का और लोहे का पैसा नहीं है, उसके अंदर जो डाला गया है अनुभव, कितने तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई निचोड़ निकला है, उसका पैसा होता है। और आम आदमी सोचता है कि यार ये मेटल का पैसा, ये मेटल का पैसा नहीं है, ये अंदर जो ज्ञान डाला गया, अनुभव डाला गया, वो रिसर्च डाला गया, उसका पैसा है। मैंने पतंग की दुकान लगाई, मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे समझ में आ गया कि व्यापार होता कैसे। मुझे समझ में आ गया कोई उधार मांगे तो क्या बोलना पड़ता है, कोई उधार न लौटाए तो क्या बोलना पड़ता है, किस चीज को ज्यादा बेचने से ज्यादा फायदा होता है, जिसको ज्यादा बेचना है उसके बारे में क्या बोलना पड़ता है, ये मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने कई तरह के कारोबार किए। होली आती थी, रंग का बिजनेस, राखी आती थी, राखी का बिजनेस, दिवाली आती थी, फटाके का बिजनेस, और मैं हर जगह व्यापार करता था। लेकिन अपने व्यापार को 6 बजे से पहले बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि पिताजी आते थे 6 बजे, तो उनको पता चल जाए तो नालायक की तरफ पीटेंगे मुझे, ये नालायक बच्चा निकल गया इसका। तो मैं 6 बजे से पहले अपने कारोबार को बंद करता था। फुल टाइम मैंने कारोबार चालू किया, क्योंकि त्योहारी सीजन में तो काम हो जाता था। फुल टाइम मैंने कारोबार चालू किया कंचे का बिजनेस। मिला हुआ आपने? कांच के ऐसे गोले होते, मेरी एज के आदमी समझ सकते हैं, अभी नए बच्चों को तो समझ नहीं आता, वो तो मोबाइल देखते हैं। हमारे समय में ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, ऐसे कंचे का, मैदानी कलाओं में कंचे कहते थे। हमने कभी कंचे नहीं खेले, हमने कंचे बेचे, क्योंकि हमें पहले दिन ही पता था कि ओलंपिक का गेम नहीं है, खेलने का कोई फायदा नहीं है। खेलेंगे तो जीतेंगे हारेंगे, जीतेंगे तो हंसेंगे, रोएंगे तो हारेंगे। हम बेचने वाले बन जाते हैं, हर समय मुस्कुराएंगे। बेचने वाला कभी भी खत्म नहीं होगा। और हमने कंचे का कारोबार किया। 11वीं क्लास में आते आते हमें एक नया कारोबार हाथ में लगा, गैस के सिलेंडर को ब्लेड करना। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था और पिताजी से पूछने की ताकत नहीं थी। हम बच्चे थे, हर चीज से हम प्रभावित होते थे। हमारी माँ ने खाली सिलेंडर दिया और कहा भरा के लेकर आ जा, वेंडर के पास जा और खाली सिलेंडर लेकर भरा लेकर आ जा, बुकिंग कराई हुई है और तू पैसा देकर लेके आ जाना। मैं लेने गया, तो सिलेंडर लेने गया तो वहां पर 2 आदमी चर्चा कर रहे थे, वेंडर और कस्टमर। कस्टमर क्या कह रहा था, अरे भाई साहब मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन सिलेंडर चाहिए, बहुत अर्जेंट है, मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाला कह रहा है कि मैं दे नहीं सकता, अगर इतना अर्जेंट चाहिए तो ब्लैक में ले लो, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड किया साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूंगा, सीधा 100 का 200। अब मुझे समझ में नहीं आया कि सिलेंडर मिलते कहां, ये मुझे पता ही नहीं था, तभी डिसाइड कर लिया। लेकिन ये तुम्हारा ज्ञान है ना, थोड़ी पढ़ाई और एजुकेशन, ये तुम्हारे दिमाग पे ताले लगा चुका है, तुम्हें एनालिसिस करना सिखा चुका है। और जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर एनालिसिस करते हैं, और फिर हम वो कोई काम नहीं कर सकते जो पहले कभी हुआ ही ना। हम सारे वही काम करने में परिपक्व होते हैं जो काम पहले हो चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें एनालिसिस करना सिखा। लेकिन दुनिया में वो व्यक्ति महान बने हैं जिन्होंने डिसाइड करते वक्त एनालिसिस नहीं किया।
एक पागल पैदा हुआ था यूरोप में, उसने क्या बोला था, मैं रात में सूरज उगाऊंगा, रात में सन। लोगों ने कहा पागल हो गया, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया। उस व्यक्ति को आप एडिसन के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति था जिसने क्या बोला, मैं आदमी को पक्षी की तरह उड़ाऊंगा। लोगों ने कहा पागल हो गया, आदमी नहीं उड़ेगा, उसके थोड़े पंख होते हैं। लेकिन डिसाइड कर लिया तो कायनात ने काम करना चालू किया, अल्लाह ने काम, भगवान ने काम करना चालू किया और पूरे दिमाग ने काम करना चालू किया। प्लेन बनकर तैयार हो गया, राइट ब्रदर के नाम से आप उसे जानते। एक व्यक्ति इंडिया में भी पैदा हुआ था, करोड़पति खानदान में जन्म लिया। No. पिता बैरिस्टर थे, पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका, बैरिस्टरी करने के लिए साउथ अफ्रीका में गए। साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास के डब्बे से उठाकर फेंक दिया। वो नीचे गिरकर सोचने लगा और अंग्रेज को कहने लगा, अंग्रेज तूने मुझे डब्बे से बाहर फेंका है, मैं तुझे हिंदुस्तान से बाहर फेंकवा दूंगा। पहले सोच लिया, एनालिसिस नहीं किया। आपकी तरह पढ़ा लिखा होता तो कहता मैं कैसे निकलवा सकता हूं, मेरे पास तो सेना ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप एनालिसिस कर लेते, कभी होता ही। उसने सोच लिया, सोचकर जब अपने दोस्तों से बात बताई तो दोस्तों ने कहा तेरे पास पैसा है, तोप है, बारूद है, राइफल है, कैसे निकालेगा अंग्रेजों को बाहर। लेकिन उसने सोच लिया तो कायनात ने काम करना चालू किया, अल्लाह ताला ने काम करना चालू किया, दिमाग ने काम करना चालू किया और मंत्र क्या आया, अहिंसा। धीरे धीरे टीम बनी, अंग्रेजों के दिमाग को खत्म कर दिया उस मंत्र ने। शुरू में सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि गुलाब का फूल देने से कोई देश खाली करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट पे चल रही थी। उस समय उन्होंने इंडिया को खाली करने का निर्णय लिया। निर्णय क्या था कि गुलाब का फूल देते थे, जहां पर भी अंग्रेज नजर आते थे उसको मुस्कुरा के कहते थे तुम्हारे बाप की जमीन है, भारत छोड़ो ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पहले वो मार्केट में बताते थे, फिर जब खाना खाते थे ना तो बाहर से गुलाब का फूल दिखाते थे, छोड़ो ना। पोटी जाने जाए तो वहां दिखाते थे। हालत इतनी भयानक खराब कर दी कि उनका दिमाग खराब हो गया कि हम पागल हो जाएंगे। यहां पर जो आदमी आता कहता है गुलाब का फूल देकर कहता है भारत छोड़ो। मानसिक तनाव दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। और मेरे से ज्यादा आप समझते हैं, शादीशुदा लोग हैं। बीवी जब रूठ जाती है तो ऐसी चीजों पे भी मान जाते हैं जिसपे आप जीवन में कभी नहीं मानने वाले। बच्चा जब छोटा बच्चा रूठ जाता है तो हम उसकी बात को मान लेते हैं। थोड़ी देर तक हम थोड़ा सख्त रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार ये सख्ती से काम नहीं हो रहा है तो हम उसके सामने पिघल जाते हैं। और उस व्यक्ति को आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। उसने सोच लिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या पता है, तुम सोचने से पहले एनालिसिस करते हो। कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आपसे पूछे ना तो कुछ लोग तो हाथ खड़ा कर देंगे, कुछ लोग आधे ही हाथ खड़ा करेंगे, कुछ लोग जेब से निकालने से पहले सोचेंगे खड़ा करूं कि नहीं करूं, क्योंकि वो एनालिसिस करते हैं। अच्छा तेरी शक्ल से तू अमीर लगता है, तेरा बाप भी बना कभी अमीर, तू कैसे बनेगा अमीर। एनालिसिस, और फिर हाथ नीचे का नीचे रह जाता। अरे तुम डिसाइड तो करो, डिसाइड करो तो इस कायनात को पता चलेगा कि तुम बनना क्या चाहते हो और फिर तुम्हारे रास्ते खुलने वाले हैं। तैयार है डिसाइड करने के लिए, कामयाबी के लिए तैयार है। हर एक बात कामयाबी के लिए, क्योंकि जब तक उसे ही पता नहीं चलेगा वो कैसे तुम्हें कामयाब करेगा। सबसे पहले खुद डिसाइड कर। ये रास्ते तो अपने आप बनेंगे, असंभव रास्ते भी बने हैं। अरे हिमालय पर जाने का रास्ता बन गया और तुम तुम्हारी कामयाबी का रास्ता नहीं बना सकते। तुम डिसाइड ही नहीं कर रहे, तुम एनालिसिस कर रहे हो कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं तो मेरा कैसे हो जाएगा। है मैंने गैस के सिलेंडर को ब्लैक करने का सोच लिया, मुझे पता ही नहीं था कि सिलेंडर कहां मिलेंगे, लेकिन डिसाइड कर लिया तो दिमाग में आइडिया आया। आइडिया क्या था, हिंदुस्तान में एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते हैं महीने में, और हिंदुस्तान में फैमिली की परिभाषा ही गलत है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ को भी फैमिली कहते हैं। हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हो जाए तो भी फैमिली कहलाती है। हस्बैंड वाइफ के लालू की तरह 13 हो जाए तो भी फैमिली कहलाती है। 13 बच्चों के साथ माँ बाप भी घर में रहे तो भी फैमिली कहलाती है। और एक फैमिली को 2 सिलेंडर है, यानी 2 व्यक्ति है तो भी 2 सिलेंडर है, 23 है तो भी 2 सिलेंडर है। दिमाग में आइडिया आ गया। मैंने पूरे मोहल्ले में जिनके भी बच्चे अभी तक हुए नहीं थे उनकी लिस्ट बना ली।
क्योंकि उनको मिलते तो दो है, लेकिन काम एक ही आता था क्योंकि घर में दो आदमी है। 11 बजे तक का वेट करता था, 11 बजे तक सारे अंकल ऑफिस चले जाते थे, आंटी अकेले घर में बसती थी। 11 बजे से पहले मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, कोई थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे। 11 बजे आंटी अकेली बसती थी, हम जाके घंटी बजा देते थे, बेल। आंटी बाहर निकलती थी, क्या है? मैंने कहा हर महीने नई साड़ी चाहिए। वो कहा पागल आदमी, हर महीने कोई नई साड़ी आ सकती है। मैंने कहा पहले कौन सी आ रही जो नुकसान हो जाए, पूछो तो बताएंगे। वो कहा बताओ। मैंने कहा 2 सिलेंडर सरकार देती है, एक इस्तेमाल कर लेते हो, एक का क्या करते हो? तो सरकार से लेते नहीं। मैंने कहा ये गलती कर रहे हो, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो तो 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। वो कहा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा योजना चल रही है, नाम लिखाओ। और मैंने सेंटर फैमिली का नाम लिख दिया। वो बेवकूफ आदमी थे जिन्होंने 1 करोड़ की एजेंसी ली थी, हमने तो चुटकी बजा के एजेंसी। 70 सिलेंडर में गोडाउन की जरूरत नहीं, दुकान की जरूरत नहीं, और लिस्ट हमारे पास। वहीं खड़े हो जाते थे जहां लेक में बिकते थे। कोई उसको वो कोई किसी को 200 बोलता था, हम खींचकर 250 बोल देते थे। उसको सीधा कस्टमर से सप्लायर को मिला देते थे। 25 रुपया एक सिलेंडर पे मार्जिन। जो ओरिजिनल डीलर था उसका मार्जिन था 9 रुपए एक सिलेंडर पे, हमारा 25। कारोबार चल निकला और मैं 11वीं क्लास में 2,500-3 हजार रुपए कमाने लगा। मेरी स्कूल में जो टीचर थे गवर्नमेंट, उनकी सैलरी थी 1,000 बेसिक, मेरी 3,000 इनकम। मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल थे उनके पास लूना थी और मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड थी। हम दोनों ही प्रिंसिपल और स्टूडेंट स्कूल में एक साथ घुसा करते थे। यह हमारा रुतबा था। पैसों में ध्यान लग गया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी हम कभी फेल नहीं हुए। बीकॉम तक हम हर साल पास होते रहे। पढ़ाई हमने बिल्कुल नहीं की क्योंकि हमारे पास पास होने की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, पूरी तरह की टेक्नोलॉजी। कैसे पास होना बिना पढ़े, वो टेक्नोलॉजी आ गई। हमने क्या टेक्नोलॉजी की? स्कूल में जो भी गुंडे मवाली बदमाश थे जो 3-3 साल से लगातार एक ही क्लास में फेल होते जा रहे थे, हम तुरंत उसे अपना मित्र बना लेते थे, दोस्त। वो क्यों बनता था हमारा मित्र? क्योंकि हमारे पास पैसे थे, चाय समोसे का इंतजाम हम करते थे। तो सारे बड़े बड़े भारी भारी मुस्टंडे जो 70 किलो के होते थे ना, वो सब हमारे पीछे आ गए। हमारा वजन था 42 किलो, 42 के। हम ऐसे आगे आगे चलते थे, 80-80 किलो के बड़े बड़े पहलवान हमारे पीछे चलते थे। अरे तुम पैसों की ताकत जानते ही नहीं। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे आए। हेलो, ये पैसे अगर तुम्हारे पास है तो कुंभ के मेले में खोया हुआ भाई तुम्हें अपने आप ढूंढ लेगा, और अगर ये पैसे नहीं है तो सगा भाई भी पहचानने से मना कर देगा। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास थोड़े से पैसे। अल्टीमेट बीकॉम हो गया मेरा। बीकॉम होने के बाद पिताजी ने एक ही टारगेट दिया था कि भाई अगर एक बार ग्रेजुएट हो जाओगा फिर तुम्हारी इच्छा हो तो करना, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और मैं ग्रेजुएट हो गया। मैं बड़ा खुश था कि पिताजी का एंटरप्रेन्योरशिप बंद होने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पिताजी कितने खतरनाक हैं। एक दिन 7 दिन के बाद पिताजी मेरे रूम में आए 8 बजे और मुझे बोला 9:45 बजे तक तैयार हो जाना, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी है, 12 घंटे काम करना है, 750 रुपए मिलेंगे। और मेरे तो हवा निकल गई। मैंने कहा मेरे पिताजी मेरी नौकरी फाइनल करके आ गए। ये पहले वाले पिताजी बहुत खतरनाक होते थे भाई साहब, कभी कभी शादी भी फाइनल करके आ जाते थे, और जिसकी शादी है उसको भी नहीं बताते थे तेरी शादी। पिताजी के अंदर बड़ा रुतबा होता था पहले वाले पिताजी के अंदर। पिताजी इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना जानते थे। और मेरे पिताजी ने मुझे कहा नौकरी फाइनल कर दी मेरे से बिना पूछे। मैंने कहा बस है मुकेश कोठारी, आज अगर नहीं बोला तो जिंदगी भर नौकरी करनी पड़ेगी। लगा ताकत, पिताजी को पहली बार मुंह पर बोल दे कि तू नौकरी नहीं करेगा। मैंने लंबी सांस ली, 5 सेंटीमीटर सीना बाहर निकाला, हवा भरी, 10 कदम पीछे किए। क्यों? पिता मेरे सुरक्षित जोन में चले जाए, पिताजी के फुटबॉल की किक न मार दे। तो 10 कदम पीछे जाके बोला पिताजी हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी वाला जितना कमाता है उससे ज्यादा तो हम पहले कमाते हैं। तो चुप, तेरा बाप हूं मैं। तू घर से निकलने के बाद क्या करता ना, एक एक काम पर नजर होगी है मेरी। पागल समझा मुझे? अरे इतना बड़ा हो गया, कब मेच्योरिटी आएगी तेरे अंदर? पिताजी का फर्ज जानता है क्या होता है? कल तेरी शादी करनी पड़ेगी, समाज के लोग आएंगे, लड़की का बाप आकर सबसे पहले प्रश्न करेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो मैं उनको क्या बोलूंगा? गैस का सिलेंडर ब्लेक करता है। समस्या तो पिताजी की कुछ और ही थी। उन्होंने कान पकड़ के नौकरी में डाल दिया, मैं नौकरी करने लगा। लेकिन मुझे
कॉमन सेंस था। मुझे पता था कि सोचना केवल उसी विषय में है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते उसमें सोचने की जरूरत नहीं। काश मैं भी लंदन में पैदा होता, मर जा, ले ले पुनर्जन्म। तुम ले ही हो गया भाई पैदा, अब क्या बार बार सोच रहा है काश ये होता, काश मेरी शादी राजकुमारी से होती। है ताकत तुम्हारी वापस कर। अरे यार बंद करो यार, क्यों समय खराब कर रहे हो जो काम हो चुका है। तुम समय उस पर लगाओ जो तुम कर सकते हो। और अल्टीमेट मैंने सोच लिया कि नौकरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि पिताजी फुटबॉल के शौकीन, और मैं नौकरी करूंगा, लेकिन नौकरी में टॉप पे जाऊंगा। मैं मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में 750 रुपए से मैंने नौकरी ज्वाइन की, और 7 साल में मैं पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर था। 7 साल में 14 इंक्रीमेंट, 7 प्रमोशन लेकर मैंने पूरी कंपनी में रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड क्यों बना दिया पता है? दिमाग ज्यादा नहीं था, कॉमन सेंस था। कॉमन सेंस ये था, जो बनना है वहां जाना होगा। कॉमन सेंस क्या था? थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कमा दी। जो बनना है वहां जाना होगा। ये कॉमन सेंस आम आदमी में नहीं होता। बनना है कलेक्टर और दोस्त है गांव के आवारा बच्चे। बनना